हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। कॉकरोचेस के डिस्कशन की आज लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉकरोचेस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। हम इनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे और साथ में जानेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उसके एब्डोमेन को स्टडी करना पड़ेगा। उसके एब्डोमेन को थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर आता है। अब एब्डोमेन को तो हम लोगों ने जब मॉर्फोलॉजी की क्लास हुई थी उसमें स्किप किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये पर्टिकुलर सेक्शन मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही आपको पढ़ाऊँ। तो वो उसका रीज़न ये था कि एब्डोमेन जो होता है वो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अगर कंटेक्स्ट की हम बात करें वहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, उनके सेगमेंटेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो वो चीज़ के लिए हम लोग सबसे पहले आज एब्डोमेन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम इसके एब्डोमेन की बात करें तो ये जो एब्डोमिनल पार्ट होता है इसके तीनों रीजन्स में से, जिसको हम लोग टैगमेटा भी बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा ये रीज़न होता है। राइट, तो एक तो हो गया हेड, दूसरा हो गया थोरैक्स और तीसरा होता है एब्डोमेन। राइट, तो इसमें जो एब्डोमिनल पार्ट है वो सबसे बड़ा रीज़न होता है और इसी के अंदर जितना भी हमारा विसरा होता है कॉकरोच का वो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर कन्फाइंड रहता है। तो याद रखिए कि एब्डोमिनल पार्ट जो है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द विसरा, विसरा बोलते हैं हम लोग जो अंदर का पार्ट होता है, जो जहाँ पर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, तो उसका एक कलेक्टिव टर्म होता है। वो जो कन्फाइंड होते हैं वो मेजॉरिटी जो होती है वो आपकी एब्डोमिनल सेगमेंट्स के या एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर होती है। अब जो इसमें सेगमेंटेशन होता है वो बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस होता है। राइट, और इसमें डॉर्सली और वेंट्रली दोनों तरह से हम सेगमेंटेशन को देख सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंटेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो अगर आप चाहें तो उसकी डॉर्सल साइड स्टडी करें या आप उसकी वेंट्रल साइड स्टडी करें, दोनों ही कंडीशंस में आपको एब्डोमिनल सेगमेंटेशन बहुत क्लियर कट दिखाई देगा। और इसको स्टडी करने के लिए यूजुअली इनके विंग्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और विंग्स को रिमूव करने के बाद एब्डोमिन्स को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमको 10 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, यानी 10 विजुअली डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली में होते तो ये 11 हैं, लेकिन जो 11th और 10th होता है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो दिखाई देते हैं वो 10 हमारे को विजिबली दिखाई देते हैं। इसको देखते हैं यहाँ, तो ये देखिए, ये जो आपका T1 से लेके और ये T10 तक आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एब्डोमिनल सेगमेंट है। और इस एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर ये अलग अलग सेगमेंटेशंस है। यहाँ पर जो टी है वो टर्जाइट है, क्योंकि हम इसको डॉर्सल साइड में स्टडी कर रहे हैं और ये काइटिनस होता है। और अगर हम वेंट्रल साइड से स्टडी करते तो ये स्क्लेराइट होता है और वो एस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये T1 T2 T3 से आप देखिए ये T10 तक जा रहा है और ये पूरे के पूरे 10 सेगमेंट्स आपको देखने को इस पर्टिकुलर पिक्चर में मिल रहे हैं। हर एक अलग अलग इमेज के अंदर आपको ये 10 सेगमेंट्स नहीं मिलेंगे। अब जो सेगमेंट्स जो 9 होते हैं मेल्स के अंदर और 8 और 9 फीमेल्स के अंदर जो होते हैं, उनको हम लोग जेनाइटल सेगमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेगमेंट नंबर 9 और 10 जो हैं, जो मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और सेगमेंट नंबर 8 और 9 जो होते हैं, जो फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन ये मॉडिफाइड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो एब्डोमिनल पार्ट है वो मेल्स और फीमेल्स में इन कंटेक्स्ट टू जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके लिए ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी मेल्स में और फीमेल्स में थोड़ा सा सेगमेंटेशन का डिफरेंस होता है। तो ये जो 9th वाला मेल्स में और 8th और 9th वाला जो सेगमेंट्स होते हैं इनको हम जेनेटल सेगमेंट्स बोलते हैं। और जो फर्स्ट 7 सेगमेंट्स होते हैं, तो अगर आप देखें T1 से लेके और ये T7 तक, इनको हम लोग प्री जेनाइटल या विसरल सेगमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे ये 9 और 10 है, सॉरी 8 9 और ये सेगमेंट्स हैं, ये तो रिप्रोडक्शन के लिए हैं, लेकिन ये जो हैं ये सब अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और ये बहुत ही विजिबल होते हैं। ओके, तो इसीलिए जो फर्स्ट 7 सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं प्री जेनाइटल या विसरल सेगमेंट्स, और सेगमेंट नंबर 9 इन केस ऑफ मेल्स एंड सेगमेंट नंबर 8 एंड 9 इन केस ऑफ फीमेल्स को हम लोग बोलते हैं जेनाइटल सेगमेंट्स। अब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो 7th स्टर्नम होती है, यानी जो नीचे का वेंट्रल साइड से अगर हम बात करते हैं, वो बोट शेप्ड हो जाती है और वो 8th और 9th के साथ मिलके बनाती है ब्रूड या जेनाइटल पाउच। ओके, ये हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। और उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है
यानी ये जो आपका जेनिटल पाउच होता है, इस जेनिटल पाउच का जो एंटीरियर पार्ट होता है, उसके अंदर फीमेल गोनोपोर होता है, इसके अंदर स्पर्मेथिकल पोर होता है और उसके साथ में कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं। तो ये बाहर से आप देखेंगे, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर जेनिटल पाउच जो होता है, इसके अंदर ये एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर होता है। फीमेल गोनोपोर से ही आपका जो ये अवम होता है, ये बाहर आते हैं। स्पर्मेथिकल पोर यानी स्पर्मेथिका जो एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर मेटिंग के वक्त जो मेल कॉकरोचेस होते हैं उनके स्पर्म्स जब रिलीज़ होते हैं तो वो यहाँ पर स्टोर होते हैं स्पर्मेथिका के अंदर, और वहाँ से ये जब बाहर निकलते हैं जेनिटल पाउच में तो ये स्पोर के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेथिकल पोर। और साथ में कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं जिसका हम लोग आपको बताएंगे कि क्या इसका यूज़ होता है और इसके सिक्रीशन से किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है आगे की स्लाइड्स में। तो इसका जो ओपनिंग होती है वो भी जेनिटल पाउच के अंदर होती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो जेनिटल पाउच होता है फीमेल के अंदर, ये एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारे काम करता है। ये स्पर्म्स को रिसीव भी करता है, ठीक है। इसके अंदर जो ना जो आपका ओवम होता है और जिस वक्त वो फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर भी ये काम करता है, और साथ में इसके अंदर डेवलपमेंट का भी काम होता है। तो ये पाउच बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव कंटेक्स्ट में। अब अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर जेनिटल पाउच या चैम्बर जो होता है वो डॉर्सली जो बाउंड होता है वो 9th और 10th टर्जा में होता है, और वेंट्रली 9th स्टर्नम में होता है। तो इसका मतलब ये जो 9th और 10th टर्जम है यहाँ पर ये डॉर्सली बाउंड होगा, यानी ऊपर की साइड टॉप की साइड में बाउंड होगा, और जो नीचे की साइड होती है उसको हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं, वो 9th स्टर्नम में होगा। और इसके अंदर डॉर्सल साइड में एनस होता है, वेंट्रल साइड में मेल जेनाइटल पोर होता है, और साथ में गोनेपोफाइसिस होते हैं। तो गोनेपोफाइसिस जो होते हैं वो इनके जो मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसकी वजह से ये अपने स्पर्म्स को रिलीज़ कर पाता है फीमेल्स के अंदर। तो ये है मेल्स और फीमेल्स का बेसिक डिफरेंस अगर हम एब्डोमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसके अलावा जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होती है, और ये एनल स्टाइल मेन ऑर्गन होता है, राइट। ये फीमेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये जो है ये एक्सेसरी ऑर्गन है गोनेपोफाइसिस, और ये एनल स्टाइल है, ये मेन ऑर्गन होता है मेल का जो स्पर्म को रिलीज़ करता है। तो ये एब्सेंट होता है फीमेल्स के अंदर। और दोनों ही जेंडर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो 10th सेगमेंट होता है उसके बाहर की साइड में आप देखेंगे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एनल सरसाई। तो आप देखिए ये जो एनल सरसाई हैं वो फीमेल कॉकरोच में भी है और वो मेल कॉकरोच में भी है। और इसका यूज़ क्या था, ये बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और जब हमने नर्वस सिस्टम को स्टडी किया था उस वक्त ये एनल सरसाई सेंसरी ऑर्गन्स थे। जो जो कॉकरोच होता है उसके पीछे जो एयर करंट्स होते हैं या एयर वाइब्रेशंस होते हैं उनके अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको ये रिसीव कर लेते हैं। तो ये एनल सरसाई सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ऑल राइट। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें और अगर हम उसको देखें तो कॉकरोचेस जो होते हैं वो डायोशियस स्पीशीज़ होते हैं, यानी वो स्पीशीज़ होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को देख के ही बाहर से पहचाना जा सकता है, वो बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं उनके अंदर। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग डायोशियस बोलते हैं। उसके अलावा दोनों जेंडर्स के अंदर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये इनका बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम होता है। अब हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इसके अंदर एक पेयर टेस्टिस का होता है जो लेटरल साइड में दोनों साइड होता है, और ये 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। तो आप ये देखिए ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज सेगमेंट नंबर 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये यूजुअली 4 से 6 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे ये टेस्टिस। ये जो आप देख रहे हैं लंबा सा स्ट्रक्चर ये टेस्टिस है। हर एक टेस्टिस कनेक्ट करता है वास डेफरेंस से। तो आप देखेंगे ये टेस्टिस है और ये वास डेफरेंस है, ये दोनों इससे कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू सेमाइनल वेसिकल्स। तो यहाँ ये सेमाइनल वेसिकल्स है, इसके थ्रू ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है,
ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये येलो कलर की डक्ट है। ये वाली डक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ पर आपको दिखेगी। अगर हम लेटरल साइड में देखते हैं तो यहाँ आप देखिए ये इसकी इजैक्यूलेटरी डक्ट है। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ये सेमाइनल वेसिकल के थ्रू ये आती है और यहाँ खुलती है इसमें। तो जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो बेसिकली दोनों टेस्टिस की जो है वो ओपन होती है मेल गोनोपोर में, और जो कि सिचुएटेड होते हैं एनस के वेंट्रल साइड में। तो अगर आप देखेंगे ये आपका इधर आपका एनस यहाँ इसमें ये दिखाई दे रहा है, यहाँ इसके वेंट्रल साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट मेल गोनोपोर के अंदर ओपन हो जाती है। ओके, सो ईच टेस्टिस कनेक्ट्स टू वास डेफरेंस, ये वास डेफरेंस से कनेक्ट होता है, और ये जो वास डेफरेंस है ये इजैक्यूलेटरी डक्ट में ओपन हो जाता है थ्रू सेमाइनल वेसिकल्स। तो अल्टीमेटली जो टेस्टिस का जो सिक्रीशन होता है वो आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर आता है। अब इनके पास होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड। ओके, तो यहाँ आप देख पाएंगे ये जो मशरूम ग्लैंड्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड्स हैं, ये आपको मेल के अंदर ही मिलेंगी। जैसे ही आप मेल कॉकरोच को खोलते हैं और उसका डाइसेक्ट करते हैं तो आपको नीचे की साइड में ये अलग से दिखाई देंगी, और ये मशरूम ग्लैंड जो होती है वो 6th या 7th सेगमेंट्स में होती है, और एक तरीके की ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। ओके, तो ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड है ये। इसके अलावा इसमें एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया होते हैं वो होता है मेल गोनेपोफाइसिस या फैलोमियर, और ये मेल गोनेपोफाइसिस जिनको हम लोग फैलोमियर भी बोलते हैं, ये देखिए ये गोनेपोफाइसिस है यहाँ पर, और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फैलोमियर लिखा हुआ है, ये दोनों है, ये लेफ्ट फैलोमियर है। ये जो होता है ये काइटिनस स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये मेल गोनोपोर को सराउंड करती हैं। ओके, तो यहाँ जो ये काइटिनस स्ट्रक्चर्स हैं ये मेल गोनोपोर को सराउंड करती हैं, और यहाँ से ही स्पर्म्स रिलीज होते हैं जिस वक्त मीटिंग होती है। जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं वो मेनली उनका काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करना, और साथ में वो उन स्पर्म्स को स्टिक करके और बंडलिंग करती हैं, जिसको पूरा का पूरा जो बंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। और ये स्पर्म्स स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में ही डिस्चार्ज होते हैं। तो इंडिविजुअल स्पर्म्स डिस्चार्ज नहीं होते, स्पर्मेटोफोर्स जो होते हैं वहाँ उस फॉर्म में जो कि बंडल्ड और स्टिकी होते हैं उस फॉर्म में ये डिस्चार्ज होते हैं। ओके, चलिए अब फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर लार्ज ओवरीज होती हैं, नंबर होते हैं 2, और ये सेकंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकंड से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट है जहाँ पर ये ओवरीज आपको येलो कलर की दिखाई देंगी। इसके अलावा ये जो हर एक ओवरी जो होती है ये एक इंडिविजुअल ओवरी नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये ग्रुप होता है 8 ओवेरियन टिब्यूल्स का। तो आप देखेंगे ये टिब्यूल्स हैं, और ये टिब्यूल्स 8 होती हैं नंबर में हर एक ओवरी के अंदर, और जब वो बंडल बनाती हैं उस बंडल से मिलके बनती है ये ओवरी। तो ये जो इंडिविजुअल टिब्यूल्स होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओवेरियोल्स या फिर ये ओवेरियन टिब्यूल्स। ओके, ये यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बंडल्ड फॉर्म में है, और इनके अंदर अलग अलग स्टेजेस में जो ओवा आपको डेवलपिंग ओवा दिखाई देंगे अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी, यहाँ की ओवरी है, यहाँ से ये ओविडक्ट निकली और इधर वाली ओवरी से ये ओविडक्ट निकली, ये दोनों यूनाइट होती हैं और बनाती हैं सिंगल मीडियन ओविडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। और ये जो वेजाइना होती है या ये सिंगल मीडियन ओविडक्ट जो होती है ये जेनाइटल चेम्बर के अंदर खुलती है। तो आप देखेंगे ये जेनाइटल चेम्बर है, इसके अंदर ये आपकी जो ओविडक्ट है ये यहाँ से खुल रही है। ओके, ओपन हो रही है। ये इसका साइड व्यू है, और साइड व्यू से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये ओविडक्ट आपको दिखाई देगी जेनाइटल पाउच के अंदर ओपन होती हुई। तो ये ओविडक्ट है यहाँ, राइट। इसके अलावा इसमें होता है एक पेयर स्पर्मेथिका 6 सेगमेंट के अंदर। तो ये आप देखेंगे ये स्पर्मेथिका है, यहाँ पर ये 6 सेगमेंट के अंदर होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला स्पर्मेथिका है इधर। ओके, S6 आपको दिखेगा यहाँ, T6 यहाँ 6 सेगमेंट में है।
और ये भी जेनाइटल चेम्बर के अंदर ओपन होता है। तो इसका भी आप देखिए, ये जो ओपनिंग हो रही है ये आपकी जेनाइटल पाउच के अंदर या जेनाइटल चेम्बर के अंदर ओपन हो रहा है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जिस वक्त मेल से स्पर्म्स आते हैं तो वो स्पर्म्स को ये स्टोर करता है, राइट, और यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रखता है उसको। तो ये स्पर्मेथिका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोलेट्रल ग्लैंड्स मिलेंगी। तो आप देखिए, ये जो ग्रे कलर की आपको ग्लैंड्स दिख रही हैं ये आपकी कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं। और जब इसका सिक्रीशन आता है तो वो क्या करता है, ये एग्स के ऊपर एक एग केस बना देता है जिसको हम लोग ऊथिका बोलते हैं। और ये ऊथिका या एग केस इन एग्स को प्रोटेक्ट करता है हैश एनवायरनमेंट के अंदर। तो कोलेट्रल ग्लैंड्स का काम है कि ऊथिका को या एग केस को फॉर्म करना या उसको सिक्रीट करना, राइट। अब जब स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, स्पर्मेटोफोर्स स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं और जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो एग्स एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर में बन जाते हैं जिसको ऊथिका कहते हैं। और जैसे आपने देखा कि अभी कोलेट्रल ग्लैंड्स थी, उनका सिक्रीशन ये ऊथिका बनाता है। तो आप देखिए, ये एक्चुअली में ये रियल इमेज है ऊथिका की, किस तरीके से ये केस बना हुआ है और इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। ये डार्क रेडिश या ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है और लगभग 8 मिलीमीटर बड़ा होता है। तो बड़े आराम से आंखों से आप देख भी सकते हैं। तो जिन घरों में कॉकरोचेज़ होते हैं तो वहाँ पर अक्सर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाती हैं, जो सर्वाइसेज हो गए या डार्क प्लेसेस हो गई, या जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इनका ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है ऊथिका की ये भी देखने को मिल जाएगी। और इसी के अंदर ये डेवलपिंग जो एग्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये जो ऊथिका है ये यूजुअली आपको क्रैक्स में या सर्वाइसेस में, जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और फूड सोर्स भी आसपास ही होता है, वहाँ पर ये चिपके हुए मिलेंगे। ओके, तो 8 मिलीमीटर का मतलब हो गया 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो कि नेकेड आई से देखा जा सकता है। तो ये तो 0.8 सेंटीमीटर का लगभग स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं वो 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती हैं और हर एक के अंदर 14 से 16 एग्स होते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर एक बार कॉकरोच घर में हो गए तो वो जाते क्यों नहीं हैं, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा हाई होता है कि एक बार में 9 से 10 ऊथिका अगर निकल रहे हैं और हर एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक साथ कितने कॉकरोचेस बन सकते हैं। अब अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो जो ये रोचेस का डेवलपमेंट होता है वो होता है पोरोमेटाबोलस। तो ये पोरोमेटाबोलस एक तरीके का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली होता है जहाँ पर डेवलपमेंट निम्फल स्टेज के थ्रू होता है। तो निम्फल स्टेज जो होती है वो एक ऐसी स्टेज होती है जो बहुत हद तक एडल्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। तो आप देखिए, ये एडल्ट है, यहाँ से जब ये मीटिंग के बाद ये ऊथिका बना, ये ऊथिका के अंदर से जब ये फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपिंग ये बाहर निकलते हैं आपके रोचेस, तो ये निम्फ है, छोटे छोटे रोचेस होते हैं, निम्फ हैं। और ये निम्फ फॉर्म में ही बड़े होते हैं, मोल्टिंग होती है जिसको हम लोग एक्टाइसिस बोलते हैं, और उसके थ्रू ये फिर ये एडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं। तो जो देखेंगे आप, निम्फ हैं और ये एडल्ट कॉकरोच है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत सिमिलर है। तो इसीलिए इस डेवलपमेंट को या इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। और लगभग 7 से 8 बार इनकी मोल्टिंग होती है जिसको हम लोग एक्डाइसिस भी बोलते हैं, तब ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यूजुअली नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज जो होती है उसमें विंग पैड्स होते हैं, लेकिन एडल्ट कॉकरोचेस के अंदर ही केवल विंग्स आते हैं। तो विंग से पहले इनके अंदर विंग पैड्स डेवलप हो जाते हैं और वो विंग पैड्स जब वो पूरी तरीके से विंग्स में डेवलप होते हैं तो वो एडल्ट बन जाते हैं। अब अगर हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इनके साथ बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं और ये वाइल्ड फॉर्म में होती हैं, इनके कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं वाइल्ड स्पीशीज़ की।
मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में जब मॉर्फोलॉजी हम लोग कर रहे थे कि 4000 स्पीशीज़ होती हैं और ये 4000 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड आपको मिलेंगी। अब इनमें से मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो होती हैं वो वाइल्ड स्पीशीज़ होती है और उनकी कोई नोन इम्पॉर्टेंस नहीं है। ओके, हो सकता है कि कोई हो उनकी इम्पॉर्टेंस, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं पता। इसके अलावा जो रोचेज़ होते हैं ये पेस्ट्स होते हैं, और ये पेस्ट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं और अपने स्मेली एक्सक्रीटा से उसको कंटामिनेट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी किचन्स के अंदर आपको देखेंगे कि जो रोचेज़ अगर इन्फेस्ट हैं, तो वहाँ पर जो फूड आइटम्स हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही क्लीन करके रखना चाहिए किचन को। और ये फूड आइटम्स को इमीडिएटली फ्रिज के अंदर या फिर ऐसी जगह पर, टेबल वगैरह पर जहाँ पर ये रोचेज़ ना हो, दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं कि ये स्पॉइल कर देंगे या उसको अपने स्मेली एक्सक्रीटा से कंटामिनेट कर देंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर भी अगर आप जाते हैं और आपको दिखता है कि वहाँ पर रोच मैनिफेस्टेशन है, तो आप इमीडिएटली वहाँ पर खाना मतलब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मत खाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर इतना हाइजीन वगैरह नहीं होता। उसके अलावा दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। अब फूड मटेरियल को अगर इन्होंने कंटामिनेट कर दिया तो उसके थ्रू ये बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ को भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी, और इससे पहले हमने लाइफ साइकिल इनकी देखी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी किया। तो हम आज की क्लास को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और फिर हम अगली क्लास में एक नए ऑर्गेनिज्म को शुरू करेंगे, वो है फ्रॉग। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।